है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके अधूरे अध्याय को पूरा करने के लिए। मैंने इससे पहले आप लोगों को मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेर की सभ्यता पर चर्चा की थी, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष प्रकाश डाला था। जैसा कि मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता 3 सभ्यताओं का सम्मिश्रण है। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत 3 सभ्यताएं हैं: सुमेर की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। इन तीनों सभ्यताओं को हम जब जानते हैं तब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और उसमें सुमेर की सभ्यता, जहां प्रारंभिक नगरों की स्थापना हुई थी, यानी पहली बार शहरों की स्थापना जो हुई वह यहीं पे हुई। हमने बताया कि किस तरह गांव के नदी के किनारे गांव बनने लगे, गांव से फिर नगर बनने लगे। इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी और नगर के बाद हमने देखा कि राजधानी का कॉन्सेप्ट भी बहुत बाद में आया। हम यहाँ क्या देखते हैं कि जब सुमेर सभ्यता का अंत हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि सुमेर सभ्यता का अंत हुआ और उसके बाद मेसोपोटामिया में बेबीलोन की सभ्यता का उत्थान हुआ या उदय हुआ। बेबीलोन की सभ्यता को हम अक्काद की सभ्यता भी कहते हैं, अक्कादियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जिस समय सुमेर में नगर राज्य तैयार हो रहे थे, बन रहे थे, बड़े बड़े नगर, बुध, लगास, निपुद, एरिडो, एरेक, ये सारे नगर बन रहे थे, विकसित हो रहे थे, फल फूल रहे थे। उस समय अरब के रेगिस्तान में सेमेटिक जाति, जो खानाबदोश जाति थी, वो खानाबदोश जिंदगी बिता रही थी। लेकिन जब सुमेर सभ्यता का अंत होने को हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि जो सेमेटिक जाति थे वो जब अपनी शक्ति में को पूरा संगठित करके सुमेर पर आक्रमण कर दिए, सुमेर सभ्यता को उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो वहां पे सुमेर सभ्यता का अंत हो गया और अक्काद सभ्यता का उदय हुआ। अक्काद और बेबीलोनिया सभ्यता एक ही होता है, ये आप याद रखिएगा। और यह सार्गन प्रथम के समय में, उसके नेतृत्व में हम देखते हैं कि उस समय सुमेर का जो बहुत बड़ा राजा था लुगल जगीसी, जो उम्मा नगर राज्य का शासक था, उसे सार्गन प्रथम ने पराजित किया, उसके नगर को बर्बाद किया और वहां पर उन्होंने अक्काद को अपनी राजधानी बनाया, अक्कादियन साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बेबीलोनियन सभ्यता या अक्काद सभ्यता, अक्काद, इसको अक्काद भी कहते हैं, अक्काद सभ्यता का उदय वहां पर हो गया। और किसके नेतृत्व में? सार्गन प्रथम के नेतृत्व में। सार्गन प्रथम जो है बहुत ही पराक्रमी राजा हुआ। उसने लुगल जगीसी को बुरी तरह से हराया। वही लुगल जगीसी जिसने किसी जमाने में अपने बल से बहुत ही अत्याचार किया था अन्य नगर राज्यों पर, और सार्गन प्रथम ने उस लुगल जगीसी को दंड दिया, कहा जाए तो ऐसा। ये बहुत खुशी की बात थी उन लोगों की
जिसने वहां की नगर राज्य की मूर्ति, बाऊ का जो मंदिर था, बाऊ की जो मूर्ति थी, उसको उसने खंडित किया था, नगरों को ध्वस्त किया था, उसने बहुत सारे नगरों को ध्वस्त किया था। तो वही लुगर जगीसी को किसने पस्त किया? सारगन प्रथम ने। हम याद रखेंगे, सारगन प्रथम एक बहुत ही प्रतापी राजा था, बहुत ही लोकप्रिय राजा था, उसने जन कल्याण के लिए बहुत काम किया। वह इतना बलशाली, इतना पराक्रमी, इतना प्रतिभावान था कि उसने बहुत अपने साम्राज्य की राजधानी को, साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक किया। इसे भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के से इसकी तुलना की जाती है। हमें ये याद रखना होगा कि सारगन फर्स्ट की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से की जाती है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि उसके बाद पुनः कुछ नगर राज्य ने अपना प्रभाव फिर से बनाया, जिसमें लगास फिर से आया और वहां पे गुड़िया नाम के राजा हुए, जिसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोक कल्याणकारी कार्य किए। तो इस तरह ये सारे जो राजा थे, इन्होंने अपनी प्रतिभा से अपनी लोकप्रियता बनाई और इतिहास में ये प्रसिद्ध हो गए। इसी तरह उर राज्य के एक राजा थे उर एनगुर, इन्होंने भी राज्य को एक नया रूप दिया, राज्य के कल्याण के लिए काम किया। तो इस तरह ये भी एक बहुत अच्छे राजा माने जाते हैं। लेकिन जब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेबीलोन की सभ्यता की बात करते हैं या अक्कादियन सभ्यता की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है वह है हम्मुराबी। योग्यता से इतिहास में जो नाम दर्ज किया, हम इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। इसने 2123 ईसा पूर्व से, बीसी से 2080 बीसी तक अपना शासन किया, यानी कि 43 ईयर इसने शासन किया और अपने राजत्व काल में इसने बहुत ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां पेश की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अक्कादियन साम्राज्य, अक्कादियन सभ्यता में ये मुख्य राजा हुए, जिसमें हम्मुराबी का नाम महत्वपूर्ण है। अब हम आगे हम्मुराबी और सारगन फर्स्ट भी जो है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने बेबीलोनियन सभ्यता को या अक्कादियन सभ्यता की स्थापना की और उसको एक नया रूप दिया। उसने जो जैसा कि मैंने बताया, लुगर जगीसी को उसने परास्त किया और जो मूर्ति भंजक था, जिसने बहुत अत्याचार किए थे, उसे दंड देकर इन्होंने लोगों से प्यार पाया। लोगों ने इसे इसलिए लोकप्रिय हो गया, कहने का अर्थ यह है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता के मुख्य शासक हुए। अब हम बात करते हैं विधि संहिता की। बेबीलोनियन सभ्यता की एक मुख्य विशेषता है विधि संहिता या कानून संहिता। तो ये कानून संहिता क्या थी? ये कानून संहिता हम्मुराबी के द्वारा बनाई गई थी। हम्मुराबी के द्वारा यह कानून संहिता बनाई गई थी। विधि संहिता मतलब समझ रहे हैं, कानून संहिता कानूनों का एक संग्रह। पहली बार विश्व में एक ऐसी कानून संहिता का निर्माण हम्मुराबी ने किया जो बहुत ही ऑथेंटिक था, बहुत अनेक दृष्टि से वह बहुत ही प्रामाणिक, वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल था। ये बात नहीं है कि हम्मुराबी ने ही पहली बार विधि संहिता बनाई। हम्मुराबी के पहले एक और शासक था दुंगी। इसे भी याद रखिएगा, ये भी एक शासक था। इसने भी एक कानून संहिता बनाई थी, लेकिन हम्मुराबी की कानून संहिता कई मायनों में बहुत ही महत्व रखती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या खासियत थी इस विधि संहिता की।
आश्चर्य की बात है कि आज भी हमारे पास हम्मुराबी के बने हुए कानून संहिता या विधि संहिता के प्रमाण उपलब्ध हैं। यह 8 फीट के पत्थर पर लिखी गई थी। 8 फीट का पत्थर जिसपे पूरी कानून व्यवस्था लिखी हुई थी, उसमें 3600 लाइन थे, पंक्तियां 3600। सोचिए कितनी पंक्ति थी। वो पाषाण में किस तरह से लिखा गया होगा कि 3600 लाइन उसमें आ गई होगी, और उसमें 285 धाराएं थी। इस तरह से हम देखते हैं कि इतना बड़ा एक पत्थर जिसपे पूरी कानून व्यवस्था लिखी हुई हो, और यह किसी भी धर्म से प्रभावित नहीं थी। यह एक ऐसी कानून संहिता थी जो सबके लिए बराबर थी, किसी से पक्षपात नहीं करने वाली थी। ऐसा नहीं कि वो किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से प्रभावित थी। वो एकदम से सार्वभौमिक जिसे कहा जाता है, उस तरह की कानून व्यवस्था थी। ये बहुत बड़ी बात है। और हम साथ में देखते हैं कि इसमें क्या क्या, किस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसमें हम देखते हैं कि अक्सर परिवार में विवाद होते हैं, तो परिवार में विवाद होने पर किस स्थिति में क्या होना चाहिए, उसके बारे में जिक्र था। सामाजिक विवाद हम देखते हैं, समाज में भी बहुत बार बहुत मुद्दे को लेकर के विवाद हो जाता है, उस पर भी कानून बना हुआ था। बहुत बार राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि वाद विवाद हो जाता है, तरह तरह के मुद्दे उखड़ जाते हैं, उस पर भी इस कानून संहिता में बात की गई थी। राज्य को टैक्स देना है, किस तरह से टैक्स का निर्धारण हो, टैक्स नहीं देने वाले के साथ क्या हो, व्यापार हो रहा है, व्यापार में व्यापारियों को क्या सुविधा मिले, अगर व्यापारी सही काम नहीं करे तो उसे क्या दंड मिले। कहने का अर्थ यह है कि हम्मुराबी संहिता में हर क्षेत्र की बातों को ध्यान में रखा गया था, और उसको ध्यान में रख करके कानून बनाया गया था। उसमें लिखा हुआ था, अगर कोई पुत्र अपने पिता को पीटता है या उस पर अत्याचार करता है तो उसको कठोर दंड देना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करने के क्रम में उसका हित कर देता है, वो या तो पेशेंट मर जाता है, तो उसको भी कठोर दंड देना चाहिए। और हम यह कह सकते हैं कि हम्मुराबी की जो संहिता थी, कानून संहिता, इसका जो मूल मंत्र था वह था जैसे को तैसा। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। कहने का मतलब जो जैसा गलती किया है उसको उसी तरह की सजा मिले। तो हम क्या कह सकते हैं, खास बात विधि संहिता की खास बात क्या थी, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, यह खासियत थी। तो इस तरह हमने देखा कि ये संहिता बना, और इसे कहां लगाया गया। बेबीलोनिया सभ्यता के जो मुख्य देवता थे मर्दूक, ये मर्दूक का मंदिर था, उसके सामने इस पत्थर को लगाया गया, और इसमें ऐसा चित्र बनाया गया है कि हम्मुराबी सूर्य देव से विधि संहिता को ग्रहण कर रहे हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि हर क्षेत्र को टच किया गया था। दजला फुरात नदी में व्यापार हो रहा है, उस व्यापार में किसी को प्रॉब्लम ना हो, उस व्यापार से राज्य को टैक्स मिले। इसके अलावा हम देखते हैं कि कहीं भी समाज में जो वाद विवाद हो रहा है उससे निवृत्त होने के लिए क्या किया है, उससे निपटने के लिए क्या किया जाए। हम देखते हैं कि कर निर्धारण, जहां अधिक उपज हो रहा है, जहां राज्य के द्वारा अच्छी सिंचाई व्यवस्था है, तो वहां के लोगों को कर अधिक देना चाहिए। जहां कर की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, जहां
किसानों को बहुत अधिक सुविधा नहीं मिल पा रही है, वहां पे कर कम लेना, जहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है वहां पे कर कम लेना। इस तरह से हम देखें तो हम्मुराबी ने अपने कानून संहिता में बहुत ही सोच समझकर एक ऐसे कानून व्यवस्था बनाई थी जो आम जनता से लेके पूरे देश के लिए फायदेमंद थी, लाभदायक थी। तो इस तरह हम याद रखेंगे कि हम्मुराबी अपनी कानून संहिता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व में अगर पहली बार किसी ने इतनी अच्छी कानून संहिता बनाई तो हम्मुराबी ने बनाई। और कब बनाई? जब अक्कादियन सभ्यता थी, जब बेबीलोनियन सभ्यता थी, तब। मैंने ये बात बताया कि नहीं कि अक्कादियन सभ्यता या अक्काद साम्राज्य की राजधानी थी बेबीलोन, इसीलिए इसे हम बेबीलोनियन सभ्यता भी कहते हैं। बेबीलोनिया जो है अक्काद साम्राज्य की राजधानी थी, साथ ही साथ यह सांस्कृतिक राजधानी भी थी, क्योंकि यहाँ हर कला साहित्य जितने भी सुंदर चित्रकला ऐसे जितने भी चीजें सबों का यहाँ पर बहुत अधिक महत्व था। इनके कलाकारों का महत्व था, साहित्यकारों का महत्व था, और इनके द्वारा जो रची गई कृति थी वो यहाँ की शोभा बढ़ाती थी। इसलिए कहा जाता है कि बेबीलोनिया जो है सिर्फ अक्काद साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक क्षेत्र था, सांस्कृतिक राजधानी थी पूरे विश्व के लिए उस समय। अब हम बात करते हैं मुख्य नगर। जैसा कि हमने बताया था, सुमेर सभ्यता में जितने भी सुमेर सभ्यता में नगर थे अभी भी वो नगर थे। जैसा कि मैंने बताया था, निपुर थे, एरिडू थे, लेकिन अब बेबीलोनिया का यहाँ बहुत अधिक महत्व बढ़ गया था। बेबीलोनिया एक नया नगर, सुव्यवस्थित नगर के रूप में सामने आया था। किस तो पहले भी था, एक सिप्पर, यह भी एक बहुत अच्छे नगर के रूप में सामने आया था। अक्काद, इसीन और लगास पहले भी थे अक्काद। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ और नगर राज्य जो थे वह अपनी चरम प्रतिष्ठा, चरमोत्कर्ष को प्राप्त किए। तो इस तरह इन नगरों की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। हमने बताया कि सबसे पहले नगरों का निर्माण यहाँ हुआ, इसीलिए नगरों का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था की, कि वहां की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक जीवन कैसा था। तो हमने पढ़ा कि पटेसी होता था और लुगल होता था। पटेसी पुरोहित होता था जो राजा का काम करता था, लुगल जो है वह शासक होता था, और लुगल पटेसी होता था जिसके अंदर बहुत सारे नगर राज्य आ जाते थे, वह लुगल पटेसी कहा जाता था। पटेसी का मतलब होता था ईश्वर का प्रतिनिधि, जो ईश्वर के अनुसार काम कर रहा है, ईश्वर के आदेशानुसार काम कर रहा है, उसका प्रतिनिधि है। बाद में हम देखते हैं कि एक नया एनसी आ गया, एनसी। पटेसी का मतलब बताया पुरोहित, ये लुगल जो है ये शासक हो गया, नगर का शासक, जिसके अंदर बहुत सारे नगर थे, वो लुगल पटेसी हो गया। और एनसी कौन हुआ? एनसी सम्राट का वाइसराय कहा जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे समय बदल गया और सम्राट का महत्व बढ़ गया। अब राज्य व्यवस्था में पुरोहित का या धर्म का महत्व नहीं रहा, जो सुमेर की सभ्यता में या प्रारंभिक अक्कादियन सभ्यता में था, वह नहीं रहा। अब सम्राट के पास सारी शक्तियां आ गई। सम्राट नियम के अनुसार काम करने लगा, विधि संहिता के अनुसार काम करने लगा, वह न्यायाधीश की नियुक्ति करने लगा। कहने का मतलब है कि अब पटेसी, लुगल पटेसी, ये सब का महत्व कम हो गया और सम्राट का महत्व बढ़ गया। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। जब हम देख रहे हैं कि पहली बार नगर की स्थापना हुई, पहली बार नगर राज्य की स्थापना हुई, तो उस स्थिति में सम्राट का कॉन्सेप्ट बनना, सम्राट का प्रकाश में आना, ये बहुत ही महत्व रखता है। अब हम बात करेंगे धर्म। यहाँ के लोग धर्म भीरू थे, धर्म के प्रति समर्पित थे,
धर्म को बहुत अधिक महत्व देते थे, हमने पढ़ा। लेकिन हमने पिछले बार क्या पढ़ा था कि सुमेरियन सभ्यता में एनलिल नाम के देवता थे, उसके बाद और भी बहुत सारे देवता थे, अलग अलग नगर राज्य के अलग अलग देवता होते थे। लेकिन अब यहाँ पे मर्दूक नाम के देवता, ये मर्दूक नाम के देवता थे जो धरती जो देवता थे उनकी धरती माता की ये प्रथम संतान थी मर्दुक। और मर्दुक का बहुत अधिक महत्व था। बेबीलोनिया में मर्दुक का मंदिर बनाया गया था और अब बेबीलोनियन सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण देवता मर्दुक हो गए थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अब त्रिदेव की एक भूमिका हो गई थी, उसमें अन्ना, एनलिल और ईयर ये आ गए थे। स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के देवता, पानी के देवता, ये स्वर्ग के देवता थे अन्ना, और इनकी पत्नी का नाम था अंतुम। इसी तरह एनलिन ये धरती के देवता थे, इनकी पत्नी का नाम था निनलिन। उस तरह ईयर जो थे ये जल के देवता थे। और समस मतलब सूर्य भगवान को समस कहा जाता था, चंद्रमा को सिन कहा जाता था, निनुता प्रकृति का देवता था और नबु जो है वो विद्या की देवी थी। इस तरह सुमेर की सभ्यता के समय के देवता और अभी के समय के देवता का महत्व और इनका जो ये था वो बदल गया था। जैसे कि हम भारत में भी जब ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं और उत्तरवैदिक काल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ना कि ऋग्वैदिक काल में कुछ देवता, अलग देवता का महत्व था, उत्तरवैदिक काल में अलग अलग देवताओं का महत्व हो गया। उसी प्रकार सुमेर सभ्यता में अलग अलग देवताओं का महत्व था और बेबीलोनियन सभ्यता में अलग अलग देवताओं का महत्व हो गया। हमें याद रखना चाहिए कि बेबीलोनियन सभ्यता के मुख्य देवता मर्दुक थे। और जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था कि मंदिर होते थे, जिगुरात होते थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंजिलों की मीनारें होती थी जिसमें बहुत सारे तल्ले बने हुए होते थे। तो ये सारे बातें अभी भी थी, जिगुरात यहाँ भी होता था, यहाँ भी कई मंजिल होते थे और मंदिर के ऊपर का होता था जिसे स्वर्ग की पहाड़ी कहा जाता था। मंदिर के चारों तरफ बाग बगीचे, फूल पौधे लगे हुए होते थे, मंदिर का एक चारदीवारी होता था। तो उस तरह से धर्म को महत्व अभी भी मिला हुआ था। समाज जो है यह 3 भागों में बटा हुआ था। समाज का जो सबसे ऊपर वाला भाग वर्ग था वो अविलम कहलाता था। अविलम में राजा लोग, राज परिवार के लोग, पुरोहित, ये सारे लोग आते थे। मुस्केनम में व्यापारी, जो भी कलाकार हैं, सामान्य नागरिक हैं, ये सब मुस्केनम में आते थे। और दास जो सबसे नीचे का वर्ग था, जो किसी युद्ध में या बहुत ही कमजोर तबके का व्यक्ति होता था जो इनकी सेवा करता था, जो इसे ये खरीद बिक्री भी करते थे। लेकिन दासों को विवाह करने का अधिकार था, वो किसी स्वतंत्र बिना जो दास नहीं है उस लड़की से विवाह भी कर सकते थे। वो उनकी जो संतान होती थी वह स्वतंत्र हो जाती थी, उसके बाद उसकी संतान दास नहीं रहती थी। ये उस बात की उसकी खासियत थी। तो इस तरह समाज जो है 3 भागों में बटा हुआ था। ये जो 2 भाग हैं, ऊपर वाले भाग जो है अविलम, इनके पास तो हर सुख सुविधा थी, बहुत ही आराम तलब जीवन जीते थे, उनके पास भौतिक सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। और मुस्केनम जो है ये मेहनती होते थे, काम करते थे और उसके बदौलत इन्होंने अपने जीवन स्तर को मेंटेन किया हुआ था। दासों की स्थिति तो निम्न होगी ही, दास थे भला। स्त्रियों की दशा में हम यह कहेंगे कि स्त्रियों की दशा हमने देखा कि सुमेर सभ्यता में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, अभी भी स्त्रियों की दशा अच्छी थी। अपना धन संपत्ति रखने का अधिकार था, विवाह जैसी संस्था का तो हो ही गया था आविर्भाव, विवाह होते थे, लड़कियों की अपनी, महिलाओं की अपनी संपत्ति होती थी। यूं तो महिलाएं अपने पति के अंडर ही रहती थी, लेकिन कई बार हमने देखा है कि महिलाएं अलग व्यापार भी करती थी, दासों की खरीद बिक्री भी करती थी,
देवदासी प्रथा प्रचलित थी। अगर कोई महिला चाहती थी कि हम देवदासी बने तो वो मंदिर में देवदासी बनती थी, लेकिन वहां वो ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। और अगर वो महिला देवदासी अगर चाहे कि हम विवाह करेंगे तो वह विवाह भी कर सकती थी। तो इस तरह महिलाओं की स्थिति भी बेबीलोनियन सभ्यता में अच्छी थी। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। तो दसरा फरात नदी के किनारे की भूमि थी, काफी उपजाऊ थी, बहुत सारे अनाज होते थे, गेहूं, जौ, तरह तरह के फल, जिससे इनका गुजारा होता था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पशु भी पालते थे। पशु पालने के साथ साथ व्यापार भी करते थे। जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे नदी घाटी सभ्यताओं के मुद्राएं यहाँ के वहां, वहां के यहाँ मिले हैं। यह प्रमाण है कि यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे और जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं वो भी थे, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी थी। गेहूं यहाँ की मुख्य फसल थी, खजूर, अंजीर जो है वो सब तो होता ही था। तो इस तरह हम कहें अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी। अब हम बात करेंगे कला और साहित्य, साथ में विज्ञान की बात करें तो कला के क्षेत्र में हम देखें तो चित्र, जो मरदूक देवता की, मरदूक के मंदिर में जो चित्र बना हुआ है, हम्मुराबी का सूर्य भगवान से कानून लेते हुए, वो कला का ही एक उदाहरण है। ये जो पाषाण पर विधि संहिता लिखी गई है, यह भी कला का उदाहरण है। जैसा कि हम जानते हैं कि वहां के लोग लिखने में किलाक्षर या किलाकार लिपि का यूज करते थे। वो किलाकार लिपि भी उनकी कला ही बताती है कि वो कितने उनमें कितनी सटीक थी उनकी भाषा, उनकी लिपि, जो उनकी कला को भी बताती है। इस तरह से हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में उन्होंने काफी उन्नति की थी। जो मंदिर होते थे, मंदिरों को भी जिस तरह से भव्य रूप से सजाया जाता था वह उसकी कला को बताता था। जो मकान बनते थे उसमें नींव में पक्के ईंटों का प्रयोग होता था, ऊपर कच्चे ईंटों का प्रयोग होता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुमंजिले भवन भी मिले हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि बेबीलोनियन सभ्यता में 7 मंजिले जिगुरात का भी पता चला है। तो यह उनकी भवन निर्माण कला को बताता है। जैसा कि बताते हैं कि मंदिर के चारों तरफ का भाग, मंदिर के बाहर का भाग, मंदिर के अंदर का भाग, जो ये 3 भाग में, 3 खंड में बटा हुआ होता था, यह इनकी कला का प्रमाण था। सुंदर लिखावट, जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी की तख्ती पे ये लिखते थे। एक मिट्टी की तख्ती पे यह भी लिखा हुआ मिला है कि सुंदर लिखावट जो है वह उस प्रश्रय के लायक है। उसको मैंने बहुत अच्छी बात है, जिसकी लिखावट सुंदर है वह व्यक्ति बहुत अच्छा है। इससे पता चलता है कि वहां लिखावट की सुंदरता पर बल दिया जाता था। गिलगामेश महाकाव्य, गिलगामेश एक महाकाव्य है। महाकाव्य मतलब एक बहुत बड़ा काव्य। यह सुमेरियन सभ्यता की कहानियों का संग्रह है, जिसे अक्काद सभ्यता में संकलित किया गया। यह कहानी है, कथा के रूप में इसका संग्रह किया गया। साथ ही साथ यह मानव जीवन से बहुत अधिक रिलेटेड है, मानव जीवन से संबंधित है, बहुत ही रोचक है, इसीलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। और ये गिलगामेश क्या है? ये महाकाव्य है, इसे हम याद रखेंगे। गिलगामेश एक महाकाव्य है, महाकाव्य। ज्योतिष भी उस समय बहुत अच्छी स्थिति में थी। लोगों को खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था, बृहस्पति ग्रह को जानते थे, बुध को जानते थे, शुक्र को जानते थे। इस तरह से ग्रहों का ज्ञान था। पुरोहित के पास जो है ज्योतिष ज्ञान भी होता था, उससे वो बहुत अधिक पैसा भी कमाते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि सुमेरियन सभ्यता में जिस ज्यामिति का, रेखा गणित का उन्हें ज्ञान था, उस ज्ञान को इन्होंने अपने तक लाया और बढ़ाया, उसे और विकसित किया। एक वर्ष में 354 दिन इन्होंने कैलेंडर जो बनाया, उसमें एक वर्ष में 354 दिन होते थे। 6 महीना के दिन जो होते थे वो 29 दिन के होते थे और 6 महीना 30 दिन के होते थे। मानचित्र का भी इन्हें ज्ञान था।
दो ऐसे शहर जिसमें 7 अजल्ला और निपुल, ये दो नगर थे जिसका मानचित्र भी मिला है, यानी उन्हें मानचित्र निर्माण करने का भी ज्ञान था। चिकित्सा शास्त्र भी था, क्योंकि हमने ऐसा प्रमाण देखा है, जो अगर हम हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में बात करें तो कहते हैं कि अगर किसी डॉक्टर ने, अगर किसी चिकित्सक ने अपने इलाज के दौरान अपने पेशेंट को हानि पहुंचाई तो वह दंड का पात्र है। तो इसका मतलब है कि वहां मेडिकल साइंस भी उन्नति में था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता एक बहुत ही उच्च कोटि की सभ्यता थी, और बेबीलोनिया अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा था। यहाँ समय हमने बेबीलोनियन सभ्यता पढ़ी, अब हम आगे असीरियन सभ्यता पढ़ेंगे, तब ये तीनों सभ्यता हो जाएगा और हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसके साथ ही हम बेबीलोनियन सभ्यता यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।